मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। In the previous lecture of sociology, we will discuss about characteristic of Indian villages, the urban community, and Sorokin and Zimmerman's Gramin Nagri Satta, rural urban continuum. Now, before wasting the time, today we will discuss about classification of cities. नगरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। जेम्स जेस्ट और हल्बर्ट ने प्रकार्यात्मक अवधारणा के आधार पर 6 प्रकार के नगर बताए हैं। पहला है उत्पादन केंद्र, लोहा और इस्पात हेतु जमशेदपुर, वस्त्र उद्योग के लिए अहमदाबाद, टोप के लिए डैनबरी, रबर के लिए अकरौन। दूसरा है व्यापार और वाणिज्य केंद्र, जिसमें न्यूयॉर्क, हैम्बर्ग, एम्स्टर्डम, दिल्ली, लुधियाना। थर्ड है राजनीतिक राजधानियाँ, ऐसे लंदन, वाशिंगटन, दिल्ली, चंडीगढ़। फोर्थ है सांस्कृतिक केंद्र, या ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, शांति निकेतन, बनारस, इस तरीके से। और पांचवा है भ्रमण केंद्र, जिसमें मोंटी कार्लो, पदम बीच, मंसूरी, शिमला, श्रीनगर इत्यादि। और छठा जो छठा बताया गया है नगरों की, बहुविध नगर। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं जो किसी विशिष्ट गतिविधि के लिए प्रॉपर प्रसिद्ध नहीं होते हैं, लेकिन कई प्रकार की गतिविधियां उन नगरों में प्रायः होती है। इवैल्यूएशन ऑफ सिटी लाइफ, शहरी जीवन का मूल्यांकन कैसे करें। शहरी जीवन का अंधकार पक्ष औद्योगिक सभ्यता से पूर्व शहरी जीवन को विशेषाधिकार के रूप में समझा जाता था। केवल कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों को ही ये जीवन प्राप्त होता था। औद्योगिक क्रांति के बाद नगरों को निराशा और घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। बड़े नगर की तीव्र और खोजपूर्ण आलोचना रॉबर्ट सिंक्लेयर ने की है। उन्होंने कहा है कि बड़ा शहर एक प्रवंचना है। यह लोगों को अपने सांस्कृतिक और नेतृत्व के गुणों का झूठा विश्वास दिलाता है। वो कहते हैं कि लंदन के बारे में कि साहस का क्षेत्र, देवी का बच्चा, राष्ट्रों की माता, झूठा, अत्याचारी, रंगीला, अकिंचन और प्रादेशिक भावनाओं से परिपूर्ण, पाखंडी, इस प्रकार से रॉबर्ट सिंक्लेयर ने कहा था। आर्थर ई मोर्गन ने कहा कि अमेरिकन शहर किस प्रकार संपूर्ण अमेरिका की सर्वोत्तम जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। पारिवारिक जीवन को बाद में नष्ट कर देता है। और स्पेंगलर ने नगर का अत्यंत निराशावादी चित्र प्रस्तुत किया है। और नगर निम्नलिखित स्तरों से होकर गुजरता है, जिसमें कि हम निम्नलिखित नामों की चर्चा कर सकते हैं। योपोलिस या प्रारंभिक नगर, पोलिस या सामान्य नगर, मेट्रोपोलिस या मेट्रो, मेग या मेगलोपोलिस, और सट्टावादी नगर या टिरन्नोपोलिस या निरीशंस नगर, एवेनिक्रोपोलिस या मरणशील नगर। इस प्रकार से नगर के बारे में बताया है कि योपोलिस प्रारंभिक नगर को, पोलिस सामान्य नगर को, मेट्रोपोलिस या मेगलोपोलिस या सट्टावादी नगर, और टिरन्नोपोलिस को निशंस नगर, एवेनिक्रोपोलिस
को मरणशील नगर के बारे में इस तरीके से स्पेंगलर ने बताया। मम्फोर्ड लेविस ने कहा कि महान नगर में प्रलय जैसी संभावनाएं होती हैं। नातेदारी परिवार, रक्त और राष्ट्र के बंधन को नष्ट कर देता है और प्रतियोगात्मक तत्वों पर अधिक बल देकर विघटनकारी मनोवृत्तियों को पोषित करता है। भाग्य का चक्र अपने अंत तक दुलक जाता है। नगर का जन्म अपने मरण को समावेशित कर लेता है। और शहरी जीवन का दोष क्या होता है कि प्राथमिक संबंधों का अभाव होता है, व्यक्तिवाद का प्राबल्य होता है, सामुदायिक भावना की अनुपस्थिति होती है, पारिवारिक जीवन की अनुपस्थिति होती है, निम्न नैतिकता होती है, व्यक्तित्व के एकांगी पक्ष का विकास सामाजिक विघटन और यांत्रिक जीवन द्वारा होता है। इसी के साथ लघु समुदाय की चर्चा करें तो लिटिल कम्युनिटी क्या होती है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा ने कहा है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, मानव समाज का लगभग 3/4 भाग ऐसे ही समुदायों में निवास करता है। ये मानव की स्थायी निवास बनाकर रहने के प्रारंभिक स्वरूप को दर्शाते हैं लघु समुदाय। और रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताओं को बताया है कि लघु समुदाय का आकार बहुत छोटा होता है और लघु समुदाय विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली को व्यक्त करते हैं, जिसके आधार पर एक लघु समुदाय को दूसरे से भिन्न रूप से पहचान सकते हैं। और लघु समुदायों के लोगों के जीवन और संस्कृति में समरूपता पाई जाती है। और लघु समुदाय आत्मनिर्भर होते हैं। इनमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। अब हम चर्चा करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी पे। जनजाति समुदाय उसको कहते हैं जिसमें आदिवासी, आदिम जाति या जनजाति के लोग रहते हैं। एक जनजाति समुदाय में रहने वाले व्यक्ति एक भाषा बोलते हैं। अपनी एक विशेष संस्कृति होती है जो अपने समूह को दूसरे समूह से पृथक करती है। जनजाति समुदाय की अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्वायत्तता होती है। एक प्रकार का बंद समाज होता है ये, इसमें सामाजिक समानता पाई जाती है और नातेदारी का महत्व अधिक होता है। इसमें धार्मिक जादू को भी अधिक महत्व दिया जाता है। परिवार को अधिक महत्व पाया जाता है और गतिशीलता का अभाव और स्थिरता की प्रबलता पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में ऐसे अनेक गांव होते हैं जहां एक ही जनजाति या 2-3 जनजातियों का एक समुदाय में रहते हैं और ये जनजाति समुदाय के स्पष्ट लक्षणों को भी अभिव्यक्त करते हैं। 5वां बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं, रीजन, क्षेत्र। प्रदेश की व्याख्या उसकी प्रकृति के आधार पर की जाती है। एक क्षेत्र में लक्षणों की समरूपता होती है और अपने लक्षणों के द्वारा दूसरे क्षेत्रों से भिन्न रूप में पहचाना जाता है। क्षेत्र या प्रदेश में भौगोलिक लक्षण की ही समरूपता नहीं होती है, बल्कि सांस्कृतिक लक्षण और आर्थिक व्यवसाय में भी समरूपता पाई जाती है। कह सकते हैं कि भौगोलिक तत्वों की समरूपता पाई जाती है, एक विशिष्ट स्थिति होती है, लक्षण एक जैसे होते हैं क्षेत्र के और उसमें समान विचार और समानुरूपता पाई जाती है। वे उसमें परिवर्तनशील होते हैं तथा इनकी व्याख्या वर्गीकरण सिद्धांतों के आधार पर कर सकते हैं। भाषाई क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, ये विभिन्न प्रकार हैं। इसके अलावा भी जीवन स्तर पर संबंधी भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। सभी लोगों का जीवन स्तर समान नहीं होता है। नगरीय क्षेत्रों में लोग अपने पड़ोसी को नहीं जानता था। एक ही मकान में रहने वाले लोग एक दूसरे से अपरिचित होते हैं और इस प्रकार की दशा में हम की भावना, सामुदायिक भावना ये कैसे पनप सकती है, क्योंकि समुदाय के लिए आवश्यक है। आजकल पड़ोसी का स्वतः विकास भी नहीं होता है। जानबूझकर नई कॉलोनियाँ, कर्मचारी कॉलोनी, मजदूर बस्ती बनाई जाती है और व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपने पड़ोस को ही चुनता है। नियमों की कोई समान व्यवस्था नहीं पाई जाती क्षेत्रों में और व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करें और उन्हें एकता के सूत्र में बांधें। इन्हीं सब कारणों की वजह से विशेषतः नगरीय समुदायों और
कुछ अपवादों को छोड़कर ग्रामीण समुदायों में भी पड़ोस को समुदाय नहीं माना जा सकता है। किसी राजनीतिक दल, आर्थिक संगठन, धार्मिक संघ, विद्यार्थी समूह, कर्मचारी संघ, क्लब, परिवार, इसको भी समुदाय नहीं मान सकते, क्योंकि इनके समुदाय के आवश्यक आधार और विशेषताओं का अभाव पाया जाता है। इसमें किसी भी अन्य समूह के संबंध में विद्यार्थी समुदाय के आधार और विशेषताओं को ध्यान में रखकर निश्चित कर सकते हैं कि वो समुदाय है कि वो समुदाय नहीं है। अब समुदाय और समाज में अगर हम अंतर की चर्चा करें तो हम ये पाते हैं, प्रथम स्तंभ में मैं समुदाय की चर्चा करूंगा और द्वितीय स्तंभ में मैं समाज की चर्चा करूंगा। समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है और समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसी प्रकार से व्यक्तियों का समूह होने के कारण समुदाय मूर्त होता है और सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज अमूर्त होता है। समुदाय के लिए निश्चित क्षेत्र या भूभाग का होना आवश्यक है, लेकिन समाज के लिए निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है। समाज विशेष के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे भी हो सकते हैं। समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, लेकिन समाज का अपना कोई नाम नहीं होता है। समुदाय समाज का एक भाग है और एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते हैं, लेकिन समाज व्यापक है और एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। समुदाय के लिए सामुदायिक भावना अत्यंत आवश्यक है और समुदाय में सहयोगी सामाजिक संबंधों पर विशेष जोर दिया जाता है, जबकि समाज के लिए सामुदायिक भावना आवश्यक नहीं है। समाज में सहयोगी और असहयोगी दोनों प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय या स्थानीय होती है और इसमें अनेक समूह, समितियां, संघ होते हैं और समुदाय को विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन समाज की प्रकृति समग्रता या तो संपूर्णता की होती है और विभिन्न भागों में बांटकर इसको नहीं समझा जा सकता है। अब हम आज समुदाय और समाज के अंतरों के बारे में चर्चा किए। नगरीय जीवन का हमने मूल्यांकन किया, लघु समुदाय को पढ़ा, नगरीय समुदायों को पिछले चैप्टर में पढ़ा। इसी क्रम में हमने पढ़ा समुदाय के आदर्श प्रतिरूप पढ़े और इसके साथ ही साथ समुदाय की विशेषताएं और अन्य परिभाषाएं भी बताई गई समुदाय की। तो ये कम्युनिटी का चैप्टर अब समाप्त हो गया। अब मैं कम्युनिटी के चैप्टर से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण समाज शास्त्रियों की और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपसे चर्चा करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिटी एंड रोल इन यूनिवर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which is supposed to be asked on PGT or GIC प्रवक्ता। तो स्टार्ट करते हैं। गिन्सबर्ग ने समुदाय निर्माण में नियमों की एक सामान्य व्यवस्था को बहुत ही प्रमुख आधार के रूप में माना है और लमले ने कहा है कि एक गुलाब के फूल को हम किसी भी नाम से पुकारें उसी सुगंध उतनी ही मधुर रहेगी, लेकिन अगर एक समुदाय के नाम में परिवर्तन हो जाए तो हमारे लिए उसका रूप वो नहीं रह सकता है जैसा कि वो पहला था हमारे लिए। और मैकाइवर और पेज ने प्रिजन को भी, प्रिजन बंदीगृह को बोलते हैं, प्रिजन को भी एक समुदाय के रूप में माना है। प्रिजन में भी बंदी रहते हैं, बंदीगृह है, एक समुदाय है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा। जीडी मिचेल ने कहा है कि जब किसी समूह के सदस्य अपने समूह से किसी विशेष स्वार्थ की पूर्ति के कारण संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन उसमें अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे छोटे या बड़े समूह को ही समुदाय कहा गया है। किंग्सले डेविस ने कहा है कि समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। वहीं E.S. बोगार्डस ने कहा है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना है और एक निश्चित क्षेत्र में वो निवास भी करते हैं। वहीं पर किम्बल यंग बोलते हैं, किम्बाल यंग, कि समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के अधीन एक स्थान या क्षेत्र में रहता है और अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र से ही प्रभावित होता है। मोरिस गिन्सबर्ग कहे हैं कि समुदाय का अर्थ है कि सामाजिक प्राणियों के ऐसे समूह से समझना जो सामान्य जीवन व्यतीत करता है और सामान्य जीवन में उन सभी संबंधों को सम्मिलित करता है और उसका निर्माण करता है या इसके परिणाम स्वरूप वो उत्पन्न होता है। वहीं आकबर्न और निमकॉफ कहे हैं
कि किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कह सकते हैं। वहीं पर जॉर्ज लुंडबर्ग बोलते हैं कि समुदाय को मनुष्यों की ऐसी संस्था मान सकते हैं जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहती हो और एक सामान्य परस्पर आश्रित जीवन व्यतीत करती हो। वहीं पर प्रोफेसर डेविस ने कहा है कि समुदाय के 3 तत्व हैं: व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक जीवन के सभी पहलू का समावेश। एन एरिया ऑफ कॉमन लाइफ के बारे में बताया है कि समुदाय को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि एन एरिया ऑफ कॉमन लाइफ, मैकाइवर ने। और मेंजर कहते हैं कि वह समाज जो किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर रहता है वो समुदाय कहा जा सकता है। और जैमिनी साफ्ट शब्द का प्रयोग समुदाय के लिए किया है टोनीज ने। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि जैमिनी साफ्ट शब्द का प्रयोग किया गया समुदाय के लिए टोनीज ने। आदिम और कृषक समाज समुदायों द्वारा संगठित थे, लेकिन आधुनिक समाज मुख्यतया समितियों द्वारा संगठित है। और समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है जिसकी सदस्यता प्राकृतिक और अनिवार्य मानी जाती है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में लिटिल कम्युनिटी की विस्तृत विवेचना की है। द लिटिल कम्युनिटी बुक है और उसमें लघु समुदाय की विस्तृत विवेचना की है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। इसने लिटिल कम्युनिटी के 4 विशेषताएं बताई हैं कि भिन्नता होगी, लघुता होगी, समजातीयता और स्वावलंबन या स्वपर्याप्तता की भावना होगी। तो वो लघु समुदाय की 4 विशेषता यही हैं। और बोगार्डस 3 तत्वों पर जोर देते हैं समुदाय के लिए कि समुदाय में कौन से 3 तत्व है। तो सामाजिक समूह, हम की भावना और एक निश्चित भूभाग, 3 कैरेक्टरिस्टिक को अगर वो फॉलो करेगा दिस कॉल्ड कम्युनिटी। केवल आदिकालीन संसार में ही पूर्णतया आत्मनिर्भर समुदाय मिल सकते हैं और आधुनिक युग में आत्मनिर्भरता के निकट पहुंचने की कोशिश विशाल राष्ट्रीय समुदाय ने की है। और बैंडल विल्की ने परिकल्पना की एक संसार की, कई शताब्दियों से वास्तव में निर्मित होती जा रही है ये जो संसार है। और संघ और समुदाय अलग अलग अवधारणा है और संघ समुदाय के अंतर्गत एक संगठन माना गया है। समुदाय बनाने के उदाहरण में हम देखें तो 17वीं शताब्दी का व्यापारिक निगम की सीमा चौकियां और सैनिक टुकड़ियां भी शामिल की गई थी। और संघ के संगठन में विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति या हितों की पूर्ति के लिए होता है और ऐसे ही संघ बनाया जाता है और इसकी सदस्यता का महत्व बहुत ही सीमित होता है। संघ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। समुदाय और संघ के मध्य सीमावर्ती समुदाय आता है, जैसे कि विहार, आश्रम और जेल, ये उदाहरण होते हैं सीमावर्ती समुदाय के। एक जागरूकता से बनाया गया संघ होता है क्या? कम्युनिटी एक जागरूकता से बनाया गया संघ होता है जो कि एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है और इनके पास सीमित राजनीतिक प्रजातंत्र होता है। और ये सामाजिक संस्थाओं जैसे कि स्कूल, गिरजाघर इत्यादि की देखरेख करते हैं। ये बहुत ही अच्छे समाजशास्त्री थे, इसी लिंडमैन इन्होंने कहा था। और छोटे ग्रामीण समुदायों को प्राथमिक स्कूल का नाम दे दिया इन्होंने। ये छोटे ग्रामीण जो समुदाय हैं वो एक तरह से प्राथमिक स्कूलों की तरह से कार्य करते हैं, ये कहा था चार्ल्स कूले ने। इस प्रकार से मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण तत्वों पर चर्चा की और आज एक कम्युनिटी का चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया और उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पे मैंने परिचर्चा की। अभी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। कामटेरिया बराबर बने रहें, पढ़ते रहें। कामटेरिया का प्रचार प्रसार करिए। कामटेरिया बिल्कुल निःशुल्क है। कमेंट बॉक्स में वीडियो के कमेंट जरूर करें। ये चैनल अभी टीजीटी, पीजीटी और सोशलॉजी जीआईसी पर मैंने फोकस कर दिया है क्योंकि इम्तहान बहुत निकट है। तो सोशलॉजी के जो छात्र हों, सीडीपीओ बिहार, यूपी पीसीएस मेंस, यूपीएससी मेंस या किसी भी प्रांत की लोक सेवा आयोग के सोशलॉजी के तहत मेंस लिखने के इच्छुक हों, वो मेरे लेक्चर्स का लाभ ले सकते हैं। और कहा गया है कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए,
कामटेरिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको संदेश प्राप्त होगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया आपके मोबाइल स्क्रीन पे, वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। इस प्रकार से आज का कामटेरिया का चैप्टर समाप्त होता है। अब मैं अगले लेक्चर में सोशल ग्रुप्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।